वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। हम आज पढ़ने वाले हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। इसके पहले हमारा दोनों वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं देखे होंगे तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उन चीज़ों को इतने डिटेल में इसी वजह से पढ़ाया गया था ताकि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझने में और ईजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से। इट वॉज प्रपोज बाय पीटर मिशेल, साइंटिस्ट का नाम पीटर मिशेल था जिन्होंने ये कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया था। तो उससे पहले बड़ी चीज़ कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होता क्या है। तो ये एक तरह का मैकेनिज़्म है जिससे हम ये समझते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों में। यानी कि इन्होंने जो मैकेनिज़्म दिया था साइंटिस्ट ने, पीटर मिशेल ने, इन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है इन बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय पीटर मिशेल। He proposed the mechanism of ATP synthesis in both photophosphorylation and he proposed the mechanism for ATP synthesis in both photophosphorylation and oxidative phosphorylation. फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ता है। वीडियो के एंड में हम दोनों को कंपेयर करके एक बार देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। देन कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमें सबसे पहले पढ़ना किस बारे में, तो हम जानते हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो कि कहाँ होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। तो वहाँ पे वाटर कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन होता है, 2H2O ब्रेक डाउन इंटू 4H प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी वाटर अपने आप को कुछ इस तरह से तोड़ता है। हमने वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर एक अलग से टॉपिक ही पढ़ा था कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज़ करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करना होता है। तो यहाँ पे हुआ कि हमारा 3 चीज़ें में बनी, H+ बना, ऑक्सीजन बना और इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों चीज़ का होता क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ यूज़ होते हैं। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, ये इलेक्ट्रॉन वापस से चले जाते हैं हमारे पास फोटोसिस्टम 2 के पास, यानी P680 के पास रिटर्न हो जाते हैं। यानी वाटर के ब्रेकडाउन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ वो किसके पास गया, P680 के पास गया। ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ ये हमारा क्या होता है, ये या तो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है, ये ऑक्सीजन या तो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाता है, और इट इज़ डिफ्यूज्ड इन द इन्वायरमेंट, या तो इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ हो जाता है। हमने देख लिया वाटर के ब्रेकडाउन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज इसलिए हुए थे ताकि फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था उसको कंपनसेट किया जा सके, यानी ये P680 के पास रिटर्न कर दिए जाते हैं। ऑक्सीजन जो रिलीज़ हुआ फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, उस ऑक्सीजन का क्या हुआ, वो ऑक्सीजन या तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूटिलाइज किया जाएगा या उस ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में। बचा हमारे पास H+। इस H+ का क्या होता है, H+ ही हमारा क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। यानी कि H+ किस में यूज़ होता है, एटीपी सिंथेसिस में। और जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये होता है उसे हम बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि हमें कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ना क्या है। हमें बेसिकली ये जो H+ रिलीज हुआ था उसका क्या होता है वो पढ़ना है, यानी H+ कैसे हेल्प करता है एटीपी सिंथेसिस में। तो साथ ही साथ इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इस टॉपिक का लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। अपने साथ एनसीईआरटी ज़रूर रखें, कुछ चीज़ें अभी मैं यहाँ पे साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलूँगा। तो ये हमारे पास क्या है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। बेसिकली अगर हम इस वाइट बोर्ड को क्या मान लें, क्लोरोप्लास्ट मान लें। क्लोरोप्लास्ट में जो वाइट एरिया है वो क्या है, हमारा स्ट्रोमा है। देन ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इसे हम क्या है, थैलेकॉइड बोलते हैं। थैलेकॉइड को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, यानी कई सारे थैलेकॉइड्स अरेंज होंगे, तो यहाँ पे हम थैलेकॉइड्स को ऊपर से देख रहे हैं। थैलेकॉइड्स के अंदर जो इनक्लोज्ड एरिया है उसे हम बोलते हैं ल्यूमेन, उसे हम बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के आउटसाइड जो है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा।
तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, प्रोसेस कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि लाइट एनर्जी पड़ती है फोटो सिस्टम्स पे। फोटो सिस्टम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं। फोटो सिस्टम 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया था, तो हमने देखा वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है फियोफाइटिन के पास, यानी कि फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन रहता है, फियोफाइटिन। देन हमने देखा फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक हाइड्रोजन पंप की तरह भी काम करता है। यानी यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लास्टोक्यूनॉन की बात कर रहे हैं। फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, प्लास्टोक्यूनॉन को। प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ स्ट्रोमा से क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है। यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है और प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर रहा है। इस प्रोटॉन का ये करता क्या है, PQ यानी प्लास्टोक्यूनॉन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, PQH2। यहाँ पे क्या बना हमारा, PQH2। देन वापस से ये PQ में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को स्ट्रोमा में पंप कर देता है, या इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे प्रोटॉन पंप बोलते हैं। किसको, प्लास्टोक्यूनॉन को। इसने क्या किया, प्रोटॉन को पंप कर दिया और जो इलेक्ट्रॉन था उसे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे दिया, विच इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ये कोई एक ही इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, इनफैक्ट ये दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जिसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं B6F कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन दिया एक हाइड्रोजन पंप को। हाइड्रोजन पंप ने हाइड्रोजन को पंप तो किया, यानी प्रोटॉन को पंप तो किया, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन किसको दिया, साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम 1 भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, वो जाता है FRS के पास। FRS से ये इलेक्ट्रॉन गया फेरोडॉक्सिन। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू हो रहा है। फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन था, फियोफाइटिन। फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन था, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस यानी FRS। अब FRS से ये कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, फ्री NADP कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। फ्री NADP में क्या आया, H+ से कंबाइन होकर फ्री NADP क्या बना देगा, NADPH2 बना देगा। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन मिला उसको भी NADP एक्सेप्ट करेगा। हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पंप किया गया, यानी ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने का क्या रीज़न है, तो यहाँ पे 2 रीज़न हम देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने का, ल्यूमेन में बढ़ने का। पहला रीज़न ये था कि हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से पंप किया गया, कहाँ, ल्यूमेन में, यानी स्ट्रोमा में कम ल्यूमेन में ज़्यादा। दूसरा रीज़न ये है कि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन किससे कंबाइन हो जा रहे हैं, NADP से कंबाइन हो जा रहे हैं। क्या बन जा रहा है, NADPH2। दूसरा रीज़न क्या पता चला हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने का, दूसरा रीज़न ये है कि NADP से कौन कंबाइन हो जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन हो जा रहा है। हाइड्रोजन कंबाइन होने से फिर से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम, ल्यूमेन में हाइड्रोजन ज़्यादा। अब हमारे पास क्या बन गया, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया H+ का। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी ल्यूमेन में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन, स्ट्रोमा में क्या है, लो कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होगा, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को तोड़ा जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन आयन को बाहर की तरफ मूव करा के। तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा, बट यहाँ पे क्या है, ये तो एक थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, एक सिंगल थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। ये कैसा है, इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, यानी हाइड्रोजन आयन इसके थ्रू पंप नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोजन आयन इस इंटैक्ट थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के थ्रू पंप नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चैनल टाइप कुछ प्रेजेंट होता है, यानी अगर मान लें कि ये क्या है हमारे पास, ऐसा कुछ हमारे पास थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है जो कि इंटैक्ट है। अब इसके बीच में कोई एक प्रेजेंट है, हमारे पास कोई चैनल प्रेजेंट है, जो चैनल हेल्प करेगा इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ से यहाँ अंदर से बाहर की तरफ पंप करने पे, यानी कि एक चैनल प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं एटीपेज एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं एटीपेज एंजाइम।
ये चैनल क्या हेल्प करेगा, हाइड्रोजन आयन को बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ मूव कराने में हेल्प करेगा। नाम क्या है इस एंजाइम का, एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज। इसका फर्स्ट पार्ट है F0, सेकंड पार्ट है F1। यानी वो पार्ट जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है उसे हम बोलते हैं F0 पार्ट, जो मेम्ब्रेन के आउटसाइड है उसे हम बोल रहे हैं F1 पार्ट। यहाँ से क्या होगा, अब हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे। मूव कहाँ किया हाइड्रोजन आयन, ल्यूमन से स्टोमा की तरफ हाइड्रोजन आयन मूव किए। इनके मूवमेंट से क्या हुआ, F0 में क्या आया, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं नॉन साइक्लिक में। यहाँ पे F0 में क्या आया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, यानी इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया। स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से एटीपेज एंजाइम एक्टिव हो गया। एटीपेज एंजाइम पहले इनएक्टिव था, एक्टिव क्यों हुआ, एटीपेज एंजाइम एक्टिव इसीलिए हो पाया क्योंकि हाइड्रोजन आयन यहाँ से यहाँ तक मूव किए। एटीपेज एंजाइम एक्टिव होने से क्या हुआ, हमारे पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना दिए, एटीपी। यानी कि पीटर मिशेल ने किसका मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था हमें, पीटर मिशेल ने यही बताया था कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। एटीपी सिंथेसिस करने के लिए हमने क्या पढ़ना था, H+ आयंस का मूवमेंट, यानी H+ आयंस जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हुआ था उसका क्या होता है, H+ आयंस इसी मूवमेंट को कराता है जिससे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, यानी एटीपेज एंजाइम एक्टिव होता है। एटीपेज एंजाइम एक्टिव होने से क्या हुआ, एटीपी की सिंथेसिस हुई। यही है हमारा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। यहाँ पे H+ आयंस बढ़े कैसे, जैसे कि हमने देखा कि बाहर से अंदर की तरफ पंप तो किया गया, साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे हो रहा था जो हमने फोटो सिस्टम 2 के साथ देखा हुआ है नॉन साइक्लिक में। यहाँ पे वाटर की फोटोलिसिस होती है। यानी ये वाटर की फोटोलिसिस कहाँ हुई थी, ल्यूमेन साइड हुई थी। ल्यूमेन साइड H+ आयंस कंसंट्रेशन बढ़ा था। यानी ये जो हमने पढ़ रहे थे वो कहाँ हो रहा है, ल्यूमेन के साइड ही हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फिर ब्रेकडाउन हुआ, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन किसके थ्रू हुआ, एटीपेज एंजाइम के F0 पार्ट के थ्रू हुआ। F0 पार्ट से H+ बाहर आ गया, बाहर आके H+ किससे कंबाइन हुआ, NADP से कंबाइन हुआ। वापस से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, यानी वापस से बाहर की तरफ H+ कम हुए, वापस से H+ को पंप किया गया। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा था NADP NADPH2 में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, NADP रिडक्टेज। ये था हमारा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पेज नंबर 213 पे, कि यहाँ पे जो ए पॉइंट दिया गया, सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द मेम्ब्रेन, यानी वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किस साइड हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हो रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट जैसे अच्छे एग्जाम में काफ़ी डिटेल में लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये मेम्ब्रेन वाटर का ब्रेकडाउन किस साइड हुआ, मेम्ब्रेन के अंदर साइड हुआ। देन सेकंड पॉइंट देखते हैं, यानी पॉइंट बी देखते हैं पेज नंबर 214 पे। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिया गया है कि सेकंड लाइन इसकी, दिस हैपेंस बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली टू अ इलेक्ट्रॉन कैरियर बट ऑल्सो टू अ हाइड्रोजन कैरियर। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाम नहीं दिया गया है लेकिन प्राइमरी एक्सेप्टर बोला गया है, यानी किसकी बात कर रहा है, फियोफाइटिन की बात कर रहा है। बोला गया प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली गिव्स इस इलेक्ट्रॉन टू अ इलेक्ट्रॉन कैरियर बट ऑल्सो टू अ हाइड्रोजन कैरियर। इस लाइन का मतलब ये है कि प्राइमरी एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को तो दे ही रहा है, बट साथ ही साथ एक हाइड्रोजन पंप को भी दे रहा है। यानी किसकी बात कर रहा है, प्लास्टोक्यूनॉन की बात कर रहा है। यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन था, हमारा फियोफाइटिन, और जिस ये प्रोटॉन पंप की बात कर रहा है वो कौन है, प्लास्टोक्यूनॉन। आगे कुछ चीज़ें, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे ये मूवमेंट हो रहा है। देन यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 215 पे कि कीमोऑस्मोटिक ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपेज सिंथेटेज। क्या क्या चीज़ें कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रिक्वायर्स, ए मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप, a proton gradient
एंड एटीपेज सिंथेटेज यानी एटीपेज एंजाइम। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या? ये एक हाइपोथेसिस है किसके? एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें, 4 चीज़ें रिक्वायर्ड है वहाँ पे दिया गया एनसीईआरटी में। एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे किसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? फोटोफॉस्फोराइलेशन में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेकंड चीज़, एक प्रोटॉन पंप की ज़रूरत है। प्रोटॉन पंप की तरह कौन काम कर रहा है? यहाँ पे हमारे पास प्लास्टोक्यूनोन काम कर रहा है। देन एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों डेवलप हो पाया? क्योंकि ल्यूमेन में H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बाहर H+ कंसनट्रेशन क्यों है? रीज़न इसका प्लास्टोक्यूनोन H+ को पंप कर रहा है, इस वजह से कंसनट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ NADP H+ को कंज्यूम कर ले रहा है यानी यूटिलाइज कर ले रहा है, इसलिए H+ कंसनट्रेशन लेस है। ये क्या बना हमारे पास? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। लास्ट चीज़ हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एटीपी सिंथेटेज की रिक्वायरमेंट है। एटीपी सिंथेटेज एक एंजाइम है या एटीपेज जिसी को हम बोलते हैं। एंजाइम की ज़रूरत क्या है? इस एंजाइम के थ्रू क्या होगा? H+ का मूवमेंट होगा, H+ के मूवमेंट से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज से एटीपेज एक्टिवेट होगा, एटीपेज एक्टिवेट होने से एटीपी की सिंथेसिस होगी। यही था हमारा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो आगे हमें देखना है एटीपेज एंजाइम के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है पेज नंबर 215 पे। साथ ही साथ बुक भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो एटीपेज एंजाइम जैसा हम जानते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, CF0 एंड CF1। यहाँ पे C क्या है? कपलिंग फैक्टर F0, कपलिंग फैक्टर F1। CF0 CF1। जैसा कि हम जानते हैं CF1 वो पार्ट होता है जो कि हमने डायग्राम में बना के देखा है, जो कि मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रोट्रूड किया रहता है, यानी कि प्रोट्रूड फ्रॉम मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो स्ट्रोमा की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है एटीपेज एंजाइम का, उसे हम क्या बोलते हैं? CF1। बचा हुआ पार्ट क्या आता है? जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह एक्ट करता है, यानी कि मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं CF0 विच एक्ट्स एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। इट इज़ एम्बेडेड इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। किस में हेल्प कराता है ये CF0 पार्ट, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन हमारा किस में हेल्प कराता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो हमारा डेवलप हुआ है उस ग्रेडियंट का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराने में हेल्प कराता है, यानी ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूव कराता है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने से क्या हुआ हमारे पास? CF0 पार्ट में हमारा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज केमिस्ट्री में हम जानते हैं एक तरह का स्ट्रक्चरल चेंज आया। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आने की वजह से क्या हुआ हमारा? एटीपेज एंजाइम यानी एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया। एटीपेज एंजाइम एक्टिव होने से क्या हुआ? एटीपी की सिंथेसिस हुई, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना दिए? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की सिंथेसिस हो गई। काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एक अलग से इसके बारे में एक अलग से पैराग्राफ दिया गया है, तो वापस से हम लोग देखें क्या होता है एटीपेज एंजाइम। देन एनसीईआरटी ने कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टार्ट करते टाइम फर्स्ट पैरा में यानी पेज नंबर 213 पे कुछ दिया गया है कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को कंपेयर किया गया फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बीच में, यानी कि एटीपी की सिंथेसिस तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी होती है, यानी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कब? रेस्पिरेशन के टाइम में। तो हम भी यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो पाए। फोटोफॉस्फोराइलेशन तो हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरा अच्छे से हमें समझ में आ चुका है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम रेस्पिरेशन चैप्टर में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, बस हम एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। तो अकरिंग प्रोसेस यानी किस प्रोसेस के टाइम ये दोनों होते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जैसा हम जानते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन किस प्रोसेस में होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारा कब होता है? रेस्पिरेशन में होता है। देन
फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? तो बेसिकली हमने देखा दो टाइप के फोटोफॉस्फोरिलेशन होते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। यहाँ पे हम एक कॉमन पढ़ रहे हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन बेसिकली हमारा कहाँ हो रहा था? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था। ऑक्सीडेटिव हमारा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। देन ग्रेडियंट यहाँ किसके अलाउंग फॉर्म होता है, यानी किस मेम्ब्रेन्स के अलाउंग ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है? तो जैसा हमने देखा ग्रेडियंट फोटोफॉस्फोरिलेशन में कहाँ फॉर्म हो रहा था? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अलाउंग फॉर्म हो रहा था, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। यानी यहाँ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा था वो हमारा कहाँ पे बन रहा था? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अलोंग बन रहा था, आउटसाइड और इनसाइड, यानी स्ट्रोमा की साइड और ल्यूमेन की साइड। यहाँ पे ग्रेडियंट कहाँ बनेगा? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, जैसा हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो यहाँ पे ग्रेडियंट कहाँ बनेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बीच में होगा। ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट कहाँ पे हो रहे थे? जहाँ कि हमने देखा कि फोटोरेस्पिरेशन में फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे थे? फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन हमारे हो रहे थे ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो रहे थे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हमारे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक्यूमुलेट होंगे, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होंगे, जिसे हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। देन प्रोटॉन्स किस तरफ मूव करते हैं? जैसा हमने देखा कि यहाँ पे ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूव कर रहे थे, यहाँ पे ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूव कर रहे थे, यानी इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे थे। ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, यानी ल्यूमेन जो थैलेकॉइड के अंदर वाला एरिया था वो हमारा ल्यूमेन था। वहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुए थे। ल्यूमेन से अब किस तरफ मूव हो रहे थे? वो स्ट्रोमा की तरफ मूव हो रहे थे, यानी इनसाइड टू आउटसाइड। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में मूवमेंट किस तरफ होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एक्यूमुलेट तो हुए माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यानी बाहर की तरफ। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से वो किधर आए? अंदर की तरफ, यानी मैट्रिक्स में आए। यानी यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट हुआ? यहाँ पे मूवमेंट हुआ आउटसाइड टू इनसाइड, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल से मैट्रिक्स में। यहाँ पे क्या हुआ? इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पे कैसा मूवमेंट था? आउटसाइड टू इनसाइड। ये बेसिक डिफरेंस दिया गया था एनसीईआरटी में कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के स्टार्टिंग पैरा में। एनसीईआरटी से ज़्यादा ही हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पूरा डिटेल में अभी एक नया चैप्टर ही है ये, तो हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन में। फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो चीज़ हमें पता थी उनसे हमने क्या किया, इसको कंपेयर करके देख लिया। इसी के साथ हमारा लाइट रिएक्शन खत्म होता है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिले? ऑक्सीजन मिला जो कि रेस्पिरेशन में यूज़ होगा या तो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगा। साथ हमें क्या मिला? ATP मिला और NADPH2 मिला। अब इन्हीं चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करके क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा डायरेक्ट रिएक्शन पे हो रहा है। डायरेक्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे? ATP और NADPH2 को यूटिलाइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराएंगे। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डायरेक्ट रिएक्शन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।